तो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जयदीप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स बता देता हूँ मैं अपने। ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं अपने, जो मैं तैयारी के फेज़ में था। तो 2022 के सीजन, जो रिसेंट सीजन मैंने दिया था, उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 455 आई थी। उससे पहले 700 के आसपास थी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर। तो बच्चों सीएजी हो गया, ये एमटीएस सीएचएसएल क्लियर थे। एनटीपीसी हो गया अपना, हरियाणा सीटी के थ्रू पटवारी मिली थी मेरे को, जो भी रिसेंट हुआ है 2024 में जिसका रिज़ल्ट आया। डीएसएसबी हो गए। तो लगभग इनसे ज़्यादा ही डीएमआरसी हो गया, जो मैंने यहाँ पे नोट भी नहीं किए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, जो टॉपर्स हैं, उनसे बात की है, तो उनके जो नोट्स थे, जैसे रैंक 58 हो गए और भी जिनकी अच्छी अच्छी रैंक थी, उन सब के नोट्स कंपाइल करके मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में उनके सब के नोट्स और मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपका जो निकल सकता है ना, उसकी कोशिश की है मैंने। तो लगभग 2.5 घंटे में मैंने आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दी है। तो ये मेरे बारे में जान लीजिए कि ये मैंने एग्ज़ाम कवर किए हैं। अगर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो बच्चों आप भी कर सकते हैं। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। इम्पॉसिबल का आयाम हटा दो तो पॉसिबल बनता ही है। तो आपको करके ही दिखाना, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए, या जो भी आपने सोच रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहिए, आपको करना है, तो 100% दो अपना। 100% दोगे तो 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले होगी अपनी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए। जब हम इनको करेंगे तो आपको डीप में करवाऊंगा मैं ये। फिर आएगी मेडिवल। मेडिवल मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ों में ख़त्म कर दी है। इसमें आपकी सारी मेडिवल ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। इसके बाद करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने मॉडर्न पे ज़्यादा टाइम दिया है। और मॉडर्न हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर 6 क्वेश्चंस आते हैं तो 3 मॉडर्न के ही रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न, फिर मेडिवल, मेडिवल से 2, एंशियंट, एंशियंट से 1। तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है कि कौन से, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये इंडेक्स है कि कहाँ से क्या क्या है। लोअर कास्ट होगी, मूवमेंट्स होगी, ये सारी चीज़ कवर हैं। बामनी, औरंगजेब, अकबर, किंगडम, टेरिटरी, भाई किसने क्या बात कही, मराठा, ट्रैवलर्स किसके टाइम पे क्या आया, गांधी का पूरा एरा कि गांधी कब आए, क्या क्या उन्होंने किया, ट्रीटीज़ क्या क्या हुई, सब इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, आईएनसी के सेशंस, एंग्लो मराठा वार, हर छोटी से छोटी चीज़ इसमें कवर है। और मोस्टली जो चीज़ है वो लास्ट में मैंने टेबल बना के कवर करवाई है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें टेबल के थ्रू पूरी हिस्ट्री याद करवाऊंगा मैं। अभी तो 3 सेशन डाल लूँगा मैं, पहले मॉडर्न का, सेकंड मेडिवल का, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका तो थर्ड फिर एंशियंट का, फोर्थ डालूंगा टेबल के थ्रू, जो भी याद करने का है वो। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा तो शेयर करना है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो सेकंड पार्ट डाल दूंगा। सेकंड कमेंट करके अपने डाउट पूछने कि क्या क्या डाउट है, कैसे याद करें कैसे नहीं। थर्ड है एक ग्रुप बना दूंगा, जो 2025 को लेके टारगेट कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों का। उस ग्रुप में सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वे होंगे। उनको जो भी कंटेंट चाहिएगा अच्छे से अच्छा वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। जो मेरा कंटेंट होगा कि भाई कहाँ से मैंने किया था, कहाँ से टॉपर करते हैं, तो वहाँ पे वो सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो भी आपका सजेशन हो, उस सजेशन को सुना जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना आपको, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस सीरीज़ को फिर पॉलिटी कहाँ से की, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट पे अप्लाई कर देंगे। जो मेरे नोट्स होंगे उनको मैं पढ़ा दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों को हम करेंगे मेडिवल इंडिया। सबसे पहले देखेंगे कि मेडिवल इंडिया स्टार्ट कहाँ से होती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही कवर करके हम जाएंगे मेडिवल और एंशियंट में। इन नोट्स में सब कुछ कवर है मेडिवल के बारे में, हर छोटी से छोटी
और बड़ी से बड़ी चीज़ लूसेंट होगी, दृष्टि हो गई, नोट्स हो गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो इससे बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ इतना याद कर जाओ, 100% आपका सिलेक्शन होगा। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से मेडिवल इंडिया की स्टार्ट हुई। तो ये स्टार्ट हुई अरब से, जब अरब्स ने इन्वेजन किया। इसके बाद फिर तुर्किश इन्वेजन होगा। तो इन्होंने जैसे ही इंडिया पे हमला किया, उसके बारे में कुछ फैक्ट अपने कि कौन आया, कब आया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो सिर्फ याद करना में वही पूछा जाता है विद डेट। कहाँ से आया, अच्छा कौन आया, कहाँ पे हमला किया, सिर्फ यही चीजें पूछी जाती हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट के फॉर्म में लिखा है कि आपको पॉइंट के फॉर्म में ज्यादा आसानी से याद हो जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया का। तो सबसे पहले अरब्स आए थे, जो अब क्या है, इराक है, इराक का पार्ट है। तो उसमें से जो पहला मुस्लिम इन्वेडर था, रूलर था, जो आया था, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम कब आया? 712 में। कहाँ से आया? इराक से। अच्छा, क्या कैप्चर किया उसने? बच्चों, उसने कैप्चर किया था सिंध का एरिया। अच्छा, सिंध का एरिया कैप्चर किया तो किसी के पास से किया भी होगा, कोई राजा भी होगा वहां पे। तो वहां का रूलर था दाहिर। दाहिर वहां का रूलर था। अच्छा, इस सब के बारे में हमें पता किससे चलता है? इस सब के बारे में हमें पता चलता है, चचनामा बुक है। वो किसने लिखी थी? अली अहमद ने लिखी थी। अली अहमद की इस बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम आया था, सिंध पे हमला किया था, वहां का रूलर दाहिर था, 712 AD में आया था। सिर्फ इतना ही याद करना हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेजन। तुर्किश में जो आएगा वो महमूद आएगा। इसका पूरा नाम क्या बोलते हैं? महमूद ऑफ गजनी। तो ये गजनी का शासक था, महमूद ऑफ गजनवी। कुछ लोग इसे गजनवी बोलते हैं। तो इन्होंने कुल 17 रेड की थी। 17 रेड में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेड थी वो 16 थी। अच्छा, 16 क्यों थी? क्योंकि इसमें इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। सोमनाथ टेम्पल, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कब? 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल को लूटा। कौन सी रेड? 16th रेड। टोटल कितनी की? 17 की। अच्छा, इसके बारे में एक बुक लिखी गई है, किताब उल हिंद। ये इंपॉर्टेंट है। महमूद अबू गजनी के बारे में एक बुक लिखी गई है, किताब उल हिंद। ये बुक लिखी है अल बरूनी ने। अल बरूनी की 2 ही बुक फेमस है जो भी एग्जाम में आती है। सबसे पहले है किताब उल हिंद, दूसरी अपनी ताकीक हिंद। ये दोनों बुक्स एग्जाम में आती हैं, तो आपको ये 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 1000 बार बन चुका है। अब आपको ये याद करके ही जाना है। इसके बाद जो हरियाणा का सीटी दे रहे हैं या फिर सेंटर में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है 1014 1014 AD। इसमें इन्होंने थानेसर को लूटा था। थानेसर एक जगह है कुरुक्षेत्र में, वहां पे इन्होंने रेड की थी। अच्छा, अल बरूनी जो था, ये सोचने वाली बात है तो मुस्लिम, लेकिन ये पहला मुस्लिम था जिसने हमारे पुराण्स पढ़े थे। जो हमारे पुराण्स है वो इन्होंने पहली बार पढ़े थे किसी मुस्लिम ने। उसके बाद अब 2 हो गए, एक मोहम्मद बिन कासिम, एक महमूद ऑफ गजनवी। जो हमलावर थे, सिर्फ लूट के चले जाते थे, रूल नहीं करते थे। इसके बाद आएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आने के बाद फिर मुस्लिम लीग की थोड़ी स्टार्टिंग हो जाएगी। इनकी लड़ाई किससे होगी? पृथ्वीराज चौहान से। आप सबको पता होगा पृथ्वीराज चौहान का, कौन नहीं जानता। तो इनसे इनकी बैटल होगी। अब एक बार ऊपर से देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी जो स्टार्टिंग हुई थी उनकी हुई थी 1175 में, इंडिया के आने की। इंडिया की साइड जो आए थे वे, उन्होंने 1175 में 1175 में मुल्तान को इन्वेड किया था, और मुल्तान को इन्वेड करने में सक्सेसफुल रही थी वे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुल्तान को इन्वेड कर लिया तो इंडिया बहुत ज्यादा वीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्या पता मैं सारे को जीत लूं। तो उनके बाद उन्होंने 1178 AD में इन्होंने फिर गुजरात पे हमला किया कि चलो गुजरात को देखते हैं, गुजरात को हम जीत लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में वहां के रूलर थे भीम सेकंड। भीम सेकंड ने इनको बुरी तरीके से हराया था। ये भागने को मजबूर हो गए थे, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद इनकी डेथ भी हो जाती। यहाँ पे मोहम्मद गोरी की बहुत बड़ी हार हुई थी। ये गुरिद डायनेस्टी से थे। फिर मोहम्मद गोरी ने 13 साल प्रैक्टिस की सिर्फ अपनी, कि भाई अब मैं जाऊंगा तो स्ट्रोंग होके जाऊंगा सिर्फ। और स्ट्रोंग होके वो वापस इंडिया पे हमला करने आया। उसके बाद 1191 AD में इन्होंने दोबारा अटैक किया। इस बार कहाँ पे किया? तराइन में, बैटल ऑफ तराइन। ये 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, एक सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो साथ के साथ हाईलाइट कर लो, ये आएंगे ही आएंगे।
अच्छा, पहली बैटल और सेकंड बैटल एक बार भी समझ लो। पहली में जीत गए थे अपने पृथ्वीराज चौहान, दूसरी में जीत गए थे मोहम्मद गौरी। कैसे? क्योंकि पहली बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान थे इनका साथ दिया था एक तो तोमर वंश ने, पहले तो तोमर, दूसरे थे जयचंद। इन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट में गड्ढे खुदवा दिए गए थे। और जो पृथ्वीराज चौहान के और इनके सैनिक थे वे पेड़ों पे बैठ गए थे, ट्रीज पे। तो जब भी वे आ रहे थे मोहम्मद गौरी के सैनिक, वे पे यहाँ पे गड्ढों में गिर जा रहे थे और ऊपर से तीर ये बरसा रहे थे। तो इसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बुरी हार हुई थी। इसके बाद फिर वो यहाँ पे भागने को मजबूर हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान चाहते तो उसे यहीं पे मार सकते थे, लेकिन इन्होंने उनको जीवन दान दे दिया कि भाई चलो हम आपकी लाइफ को छोड़ देते, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे। अच्छा, इसके बीच में एक छोटा सा इंसिडेंस और होता है। जो पृथ्वीराज है उन्होंने एक पार्टी रखी थी, उस पार्टी में जयचंद, तोमर वंश और सब कुछ आए हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर थे कि भाई हम जीत गए, चलो खुशी मनाते हैं। इसी में जयचंद की जो लड़की थी संयोगिता, वो भी आई हुई थी। और पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद वे दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। ये शादी ना तो तोमर वंश को मंजूर होती और ना ही मंजूर होती जयचंद को। तो जयचंद इसमें कि भाई मेरी बात ना सुनी और ऐसे ऐसे हो गया, तो ये जाके मोहम्मद गौरी को एक चिट्ठी लिख देता है कि आप आ जाओ और पृथ्वीराज पे दोबारा हमला करो, इस बार वो वीक है और सतर्क भी नहीं है। तो ये चिट्ठी सुन के फिर मोहम्मद गौरी आता है वापिस कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसकी बातों में, लड़की के बारे में तो कौन झूठ बोलता है। इसके बाद फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज तराइन कहाँ पे है? करनाल में, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड बैटल में फिर ना तो तोमर वंश ना जयचंद कोई पृथ्वीराज के साथ नहीं होता, और जो भी गड्ढे खुदवाए थे वो जयचंद मोहम्मद गौरी की सेना को पहले ही बता देता है कि यहाँ पे गड्ढा है, संभल के चलो आप, और ऊपर से तीर आएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पृथ्वीराज की बुरी तरीके से हार हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने साथ दिया था वही इनके खिलाफ हो गए इस छोटे से डिसीजन की वजह से। तो ऐसे सेकंड बैटल ऑफ पृथ्वीराज जो है वो हार जाते हैं सेकंड बैटल। ध्यान रखना है। ये तो थी स्टोरी याद करने की, कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यही स्टोरी है। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड। अच्छा, फिर एक बैटल हुई थी जयचंद के साथ भी, कब? 1194 में, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। इस बैटल का नाम है चंदा। और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भाई दो बैटल तो वे हैं, लेकिन ये बैटल याद करके नहीं जाते, इसीलिए मैंने सेपरेटली मेंशन किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदावर, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद 1194 में। अच्छा, एक पृथ्वीराज के बहुत अच्छे दोस्त होते थे चांद बारडोई, उन्होंने पृथ्वीराज के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में पृथ्वीराज के बारे में जिसमें सब कुछ बताया गया है। ये एक हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है कि भाई चांद बारडोई किसके कोर्ट पोइट थे? तो पृथ्वीराज चौहान के, ध्यान रखना आपको। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का एक कमांडर होता था बख्तियार खिलजी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने इतना घिनौना काम किया है कि जो पढ़ाई की थी हमारे नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में, दोनों इसने डिस्ट्रॉय करवा दी। कई सालों की मेहनत, कई दशकों की, सदियों की मेहनत इन्होंने डिस्ट्रॉय करवा दी। ये बोलते हैं कि ये जो दोनों में आग लगाई थी, ये कम से कम 2-3 साल तक ऐसे ही आग लगी रही थी। लेकिन ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये 2-3 साल तक लगी रही। लेकिन इतना टेक्स्ट था, हिस्टोरियन बोलते हैं कि भाई 2 से 3 महीने तो पक्का इसमें जो डॉक्यूमेंट थे वे जलने में इतना टाइम लगा था, इतने टेक्स्ट लिखे हुए थे इसमें। तो ऐसा काम तो कोई घिनौना इंसान ही कर सकता है कि भाई विद्या को बर्बाद कर दे। तो ध्यान रखना है, बख्तियार जो खिलजी है इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, एक नालंदा एक विक्रमशिला। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें। अच्छा, एक चीज और, इसने एक तो बिहार में ये काम किया है, दूसरा है बंगाल में। ये साउथ एक्सपेडिशन पे चला था कि भाई चलो नीचे जाके देख के आते हैं, डिस्ट्रॉय करके आते हैं, कब्जा करके आते हैं। एक तो बिहार में 2 काम कर दिए इसने। अब उसके बाद बंगाल में इसने किए हैं कि वहां का जो रूलर था लक्ष्मण सेन, वो बिना लड़े ही डर के इसके मारे भाग गया था वहां से।
तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि द रूलर हु फ्रीड अवे विदाउट फाइटिंग द बख्तियार खिलजी, वो कौन था? लक्ष्मण सेन था। अब इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंक्लूड किया है मैंने, वो ध्यान से पढ़ो। इसमें सबसे पहला है कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो मोहम्मद गौरी था वो इंडियन धर्म की भी थोड़े बार उसके बारे में सोचता था, वो पता चलता है इसके कॉइन से। जो इन्होंने कॉइन इशू किया है उसमें एक साइड पे लक्ष्मी माँ के चित्र है, तो जो भी पेंटिंग बनी हुई है लक्ष्मी माता का इसके उन साइड में, उससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के बारे में भी ये सोचता था। लेकिन जो इसका बख्तियार खिलजी कमांडर था वो बिल्कुल बहराम था कि भाई वो सोचता ही नहीं था। एक ये क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ टेम्पल किसने रिस्टोर करवाया था, तो मैंने आपको अभी बताया है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ किसने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डिस्ट्रॉय तो करवा दिया, उसके बाद ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, तो रिकंस्ट्रक्ट करवाया ये भीमदेव वन ने और दूसरा कुमारपाल ने। दो नाम में से कोई सा भी आ सकता है, भीमदेव वन और कुमारपाल, इन दोनों ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन जो बनता है प्रीवियस ईयर, वो बनता है कि शाहनामा एक बुक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी फिरदौसी ने। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी। उसके बाद तारीख ए फरिश्ता, ये बुक किसने लिखी है? फरिश्ता ने। फरिश्ता फरिश्ता याद हो जाएगा। शाहनामा फिरदौसी। फिर एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई जो गजनबी है वो कौन सी, जो गजनी है इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है अल्तमगिन। अल्तमगिन इसका फाउंडर है। ये जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ ना, ये आपके एनटीपीसी जो रेलवे के एग्जाम है, आपके एसएससी के एग्जाम है, हरियाणा सीईटी के एग्जाम है, और डीएमआरसी डीएसएसएसबी, जितने भी ये वनडे एग्जाम, इन सब में प्रीवियस ईयर ये रिपीट होंगे ही होंगे, ये रिपीट होते ही आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको और कुछ होना हो प्रीवियस ईयर जरूर याद करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद गौरी ने जो हमला किया था, अब उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक नई डायनेस्टी फाउंड करेगा जहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 हैं डायनेस्टी, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है मैंने, SKTSL, एस से स्लेव, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। आपको याद होनी चाहिए। SKTSL यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एस से स्लेव, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। अब इसको पढ़ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि क्वेश्चन आता कैसे है। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ नोट से आपको कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, वही चीज मेंशन कर रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि भाई लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन सी डायनेस्टी का है, वो है तुगलक डायनेस्टी का 94 ईयर्स। उसके बाद शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन सी डायनेस्टी का है, वो है खिलजी डायनेस्टी का 30 साल। उसके बाद पूछते सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी। इसका दूसरा नाम क्या था, ममलूक डायनेस्टी। इसके बाद पूछ लेंगे कि भाई लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। उसके बाद ये पूछेंगे कि इनका फाउंडर कौन था, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, खिजर खां। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बहलोल खान लोधी। ये आपको याद होना चाहिए। एक इनका टेन्योर पूछ लेते हैं कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही, 1206 से 1290। आपको याद करना आसान हो जाए, 1206 से लेकर 1526 तक चली है अपनी दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगल आ जाएंगे। तो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी, 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी, और 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी। फिर सैयद डायनेस्टी आती है जो कि 1414 से लेकर 1451 तक चलती है। लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी, जिसको फिर बाबर आके हराता है। ये चलती है 1451 से 1526 तक। चलो फिर अब हम देख लेते हैं सबसे पहली डायनेस्टी को डीप में कि भाई स्लेव डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, कौन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था और उसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फाउंडर कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कैपिटल कहाँ पे थी इनकी, लाहौर में थी। ये पूछा जाता है कि भाई कैपिटल कहाँ थी स्लेव डायनेस्टी की, लाहौर। अच्छा, एक स्लेव डायनेस्टी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको एक नाम दिया गया है लाख बख्श। लाख बख्श इसको नाम दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि ये जब भी जाता था तो बहुत सारे रुपये डोनेट करता था, तो इसका बड़ा दिल था, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। इनकी जो मेन क्वेश्चन बनता है कि डेथ कैसे हुई थी,
हिस्ट्री में 4-5 ऐसे रूलर होंगे जिनकी डेथ मतलब या तो खेलते टाइम या गिर के या वुडन स्ट्रक्चर या ऐसे हुई है कि भाई युद्ध में नहीं हुई, और ऐसे कोई हादसा हो गया तो उनकी डेथ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि भाई हुई कैसे है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कई बार शिफ्टों में आ रखा है ये। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी डेथ हुई थी पोलो खेलते टाइम। ये इसका दूसरा नाम है चौगान। अब आप पूछोगे पोलो क्या होता है, तो आपको पोलो याद करना है। ये रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं कि भाई पोलो में कितना क्या होता है, कैसा स्पोर्ट्स है, इसकी टर्म कौन कौन सी है। जो घुड़सवार होता है घोड़े पे बैठ के जो वे गोल्फ खेलते हैं उसको पोलो बोलते हैं हम। तो इनके बारे में इतने ही फैक्ट थे हमारे पास स्लेव डायनेस्टी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही अब पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब इसके बाद पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे हम। सन इन लॉ थे, और ये क्या थे, रियल फाउंडर थे किसके, तुर्किश एम्पायर के इंडिया में। ध्यान रखना है रियल फाउंडर कौन है, इल्तुतमिश हैं। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था लाहौर से, कहाँ पे, दिल्ली में। इनका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम था, इन्होंने एक चहलगली बनाई थी, चहलगानी। ये क्या था चहलगानी, ये था 40 लोगों का ग्रुप जो कि हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, सपोर्ट करते थे ये इल्तुतमिश को। तीसरी चीज इसमें क्या है कि चंगेज खान ने इन्वेड किया था इंडिया में इन्हीं के रीजन में। अब जो क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है वो मैंने यहाँ सेपरेट लिख दिया है। इन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो थे टंका, एक था जित्तल। तो जित्तल आपको लग ही रहा कि भाई जित्तल नकली सा होगा, तो कॉपर में था वो। टंका, ये टंका डंका जैसे बोलते हैं, तो वो सिल्वर कॉइन था। 2 कॉइन्स थे इनके। इसके बाद जो इनकी बेटी थी उनका नाम था रजिया सुल्तान। इनका ये पहली ऐसी थी जो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, वाज द फर्स्ट वुमेन टू रूल दिल्ली सल्तनत। तो वुमेन दिल्ली सल्तनत वो थी रजिया सुल्तान। अच्छा, कब से कब, 1236 से 1240 तक सिर्फ पहली और आखिरी वुमेन रही है जिन्होंने रूल किया दिल्ली की गद्दी पर। तो रजिया सुल्तान पहली थी। इनका मकबरा पूछ लेते हैं कि भाई मोस कहाँ है, कैथल में है। कैथल में ये मार दी थी। क्यों मार दी थी, इनके खिलाफ भी साजिश हुई थी। किसी को पसंद नहीं आया कि भाई एक लड़की उनके ऊपर राज कर रही है, इसलिए साजिश करके इसको मरवा दिया गया था इसके भाई के द्वारा। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते स्टोरी में, सिर्फ फैक्ट से स्टिक रहेंगे हम, जो आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बलबन आया था। इसका पूरा नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबन। आपको ध्यान रखना है, इसको जो उपाधि मिली थी उलूग खान की मिली थी। उलूग खान एक उपाधि है, नाम नहीं है। तो इनको बोलते थे उलूग खान। ये उपाधि कई लोगों को मिली हुई है, उसमें से एक बलबन भी थे। बाहुद्दीन बलबन भी इसका नाम है। इन्होंने सबसे पहली बार आते क्या किया, चहलगानी को डिस्ट्रॉय किया। क्योंकि इल्तुतमिश के लास्ट टाइम पे चहलगानी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, उनका ही रूल होने लग गया था। उसके बाद इन्होंने 2-3 काम और किए। इसमें सबसे पहला था सजदा और पैबोस, ये दिखाने के लिए कि भाई राजा ही सुपीरियर है। सजदे का मतलब होता है कि मेरे सामने एक तो झुको, पैबोस मतलब मेरे सामने बिल्कुल लेट के मेरे पैरों को किस करो। तो जिसमें जितनी भी अकड़ थी वो दोनों चीज़ निकल जाती थी सजदा और पैबोस से। जो ये सोचते थे कि हम रूल करेंगे, इनको मार देते हैं, वो सारे झुका दिए इन्होंने और पैरों पे गिरा दिए। फिर उन्होंने 2 टाइटल खुद को दिए थे। सबसे पहला था जिल्ले इलाही, इसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। शेडो ऑफ गॉड जिल्ले इलाही का मतलब। दूसरा था नसीर अमीर उल मोमिन, इसका मतलब होता है कि भाई जो खलीफा होते हैं उसका राइट हैंड ऑफ खलीफा। ये 2 टाइटल 100% आएंगे, याद कर लो। जो मैं बोलता हूँ आएंगे, वो आपको किसी न किसी वनडे एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी, सीईटी, हरियाणा, किसी न किसी एग्जाम में आपको पक्का मिलेंगे 100%। इसके बाद देखेंगे जो एक नवरोज फेस्टिवल था वो इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ये जो मैंने साइड में लिख रखे हैं ये आए हुए ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो नवरोज फेस्टिवल इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इन्होंने एक दीवाने अर्ज भी मनवाया था कि भाई किसी को कोई भी समस्या हो तो यहाँ आके बता सकते हैं मेरे से। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका जो था, इनमें थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आए थे ये। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, जैसे मेवाती हो गए हरियाणा में, या और जो भी जमींदार वगैरह थे, तो उनके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आए थे, उन्हें दबाने के लिए, मारने के लिए। अच्छा, अब जो लास्ट रूलर आएगा ना स्लेव डायनेस्टी का, उसका नाम है कैमूर।
इसके बाद पावर जो शिफ्ट हो जाएगी, लास्ट रूलर पूछ लेते हैं कई बार कि भाई स्लेव डायनेस्टी का डालो, जो लास्ट रूलर है वो कौन सा रहा है, वो रहा है कैमूर। इसके बाद आएंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, अपनी खिलजी डायनेस्टी। अब हम देखेंगे जो भी आर्किटेक्चर स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे बने हैं, ज़्यादा नहीं बने हैं, तो वो देख लेंगे एक बार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुआत उल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली में जो है, जो भी दिल्ली है में रहते हैं उन्हें देखी होगी ये मॉस्क कुआत उल इस्लाम। ये इंडिया की सबसे पहली मॉस्क थी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया कौन सी है, कुआत उल इस्लाम। दूसरा क्वेश्चन आता है कहाँ पे है, दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई किसने बनवाई, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये ऐसे बोलते हैं कि 2.5 दिन में तैयार हो गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है, अजमेर में है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा क्या बनवाया, आर्किटेक्चर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ये भी होगा, तो आपको टिक करना 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा बन जाएगा कहाँ पे है, अजमेर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई। कुतुब मीनार से तो हर साल क्वेश्चन आता है, मार्क कर लो, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहला किसने बनवाई, स्टार्ट किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिनिश किसने करवाई, इल्तुतमिश ने। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो 5वीं मीनार है वो किसने बनवाई, वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर उन्हें अच्छा बनवाना है, तो कुतुब मीनार जो बनाई है या किसके नाम के पीछे बनाई है, ये बनवाई है बख्तियार काकी, कुतुब बख्तियार काकी। इनके उस पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई है बख्तियार काकी के पे। तो अब देखेंगे कि जो नेक्स्ट डायनेस्टी जो पावर शिफ्ट होगी, मैंने आपको बताया SKTSL, एस से स्लेव, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। अब स्लेव खत्म हो गए, अब इसके बाद आएंगे खिलजी। चलो खिलजी डायनेस्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। आपने इस टाइम पे फिल्म देखी होगी पद्मावती, वो इसी के बेसिस पे बनी हुई है। इसमें एक रूलर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये इसमें विलन का रूप जो है, विलन यही है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वे कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी। और इनके जो जमाई थे, सन इन लॉ, वे कौन थे, वे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके सन इन लॉ थे। और इम्पोर्टेंट जो रूलर था खिलजी डायनेस्टी का वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी था। इसने जो जो काम किए वो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सबसे पहले तो एक इनके जनरल होते हैं मलिक काफूर, जिनको हम बोलते थे 1000 दिनारी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेंड किया था अपने राज्य को, कहाँ तक, साउथ टिल रामेश्वरम, रामेश्वरम तक इन्होंने एक्सपेंड किया था। एक इनके कोर्ट में एक पॉइंट होते थे जिसका नाम था अमीर खुसरो, जिसे हम तोते हिंद बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। एक जो संत थे इनके टाइम पे, निजामुद्दीन औलिया, वो इनके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, निजामुद्दीन औलिया। जो इनका दूसरा नाम था, 2 नाम, एक सिकंदर सानी, एक अलेक्जेंडर। 2 इनको टाइटल उपाधि मिली हुई थी, कौन कौन सी, एक सिकंदर सानी, दूसरे कौन से थे, सेकंड अलेक्जेंडर। अच्छा, याद करने की एक ट्रिक है, अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर, ए से स्टार्टिंग होती है, अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर। तीसरा इन्होंने क्या किया था कि जो जमींदारी सिस्टम था ना वो खत्म कर दिया था इन्होंने। जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि भाई लैंड दे दी किसी को, आपके पास लैंड है, आप राजा हो, आपने जमींदार को दे दी कि आप इसे बो, वो लैंड जमींदार बोता था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता तो उस पर उसका हक हो जाता था, भाई वो लैंड वापस लेने का काम करेगा ये। इसके बाद देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। अच्छा, रिफॉर्म्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो भी गुप्तचर का सिस्टम था वो इन्होंने स्टार्ट किया था, स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है इन्होंने। इनके खिलाफ जो भी कोई कुछ बोलता था उसको 1 मिनट में पकड़ लेते थे ये। दूसरी चीज़ जो मैं जमींदारी का बोला था अभी, जो भी लैंड इन्होंने ग्रांट पे दी हुई है वो वापस ले ली इन्होंने, कॉन्फिस्केट कर ली। जो भी लैंड इन्होंने दी हुई थी उसको वापस ले लिया गया, कॉन्फिस्केशन कर दिया गया। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, जो भी पावर्स है ना नोबल्स के पास, नोबल होते हैं जो भी राज्य में लोग होते हैं, उसको कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कर्व कर दिया उसको। अच्छा, और
ये अपने आप में बहुत बड़ा शराबी था, गैम्बलिंग था। इन्होंने क्या किया, शराब और गैम्बलिंग को बैन कर दिया। तो सोच सकते हैं जो खुद इतना शराबी था उसने क्या किया, इन दोनों को बैन कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था इनमें कुछ नहीं है। तो जो भी इनमें जाने की सोच रहा है या बड़ा हुआ उसको छोड़ दो, कुछ नहीं इनमें। अगला देखते हैं, इन्होंने जो नोबल्स वगैरह थे, नोबल्स होते हैं उनके राज्य में जो काम करते हैं सेनापति वगैरह, वे तो एक जो भी नोबल्स होते थे वो क्या करते थे कि भाई आपस में से शादी करवा लेते हैं अपने बच्चों की। जो भी हो गए अपने सेनापति हो गए और हो गए फाइनेंस वाले हो गए, आपस में क्या करते थे अपने लड़कों की आपस में, लड़का हुआ ये सेनापति का, लड़की हो गई और किसी की, तो शादी करवा ली। वो इंटरनली पावर उनकी बढ़ती रहती थी। फिर राजा ने देखा ये तो एक दिन गद्दी पे भी अधिकार जमा सकते हैं अगर इनकी पावर बढ़ गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भाई ये ना तो गैदर हो सकते हैं ना मैरी करवा सकते इंटरनली। और जो अगली चीज़ इन्होंने की वो थी कि जो गुड्स वगैरह थे ना, जैसे मंडी है, मंडी में हर आइटम का एक एमआरपी फिक्स रहता है कि भाई अगर बिस्कुट इतने का तो इतने में ही बिकेगा। वो आज के टाइम में है लेकिन उस टाइम पे नहीं था। इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया कि इसको प्राइस को जो भी मार्केट में है, एंड मेड मार्केट्स फॉर द ट्रांजेक्शन, और मार्केट मंडी लगा दी। मंडी किसने शुरू की थी, इन्होंने की थी। तो मंडी का कंसेप्ट ये लेके आए थे। अगला है दाग और चेहरा सिस्टम। इन्होंने दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा, दाग और चेहरा, इसके बारे में समझ लो थोड़ा। ये कहते हैं कि दाग का मतलब है कि जो भी हॉर्स होते थे उस पर ब्रांडिंग कर दी, एक वो स्टैंप लगा दिया कि ये हमारा हॉर्स है, और एक चेहरा बना दिया। जब भी फाइट में जाएंगे तो एक इस टाइप का मुकुटा पहन के जाएंगे, ये पता चल जाए कि ये हमारा सैनिक है। जो कि सैनिक आपस में ना लड़े, आपस में उनकी लड़ाई ना हो, ये ना हो कि अपनी सैनिक को मार दे। एक जो मैंने आपको बताया था जो पद्मावत मूवी है वो इसी के बेस पे बनी हुई है। तो पद्मावत किसने कंपोज की है, वो की है मलिक मोहम्मद जैसी ने। कब की है, 1540 में। पद्मावत स्टोरी किसने की है, स्टोरी है या रियल है, ये रियल ही लग रही है। ये की है मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में। अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने आर्किटेक्चर क्या क्या बनाया। मैंने बताया एक इम्पोर्टेंट है, कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने एक तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, कौन सा, अलाई दरवाज़ा, साथ के साथ याद कर लो। दूसरा जमैत खाना मोस्क, तीसरा अलाई मीनार। तीनों इन्होंने बनवाई है। कौन कौन सी, अलाई दरवाज़ा, जमैत खाना मोस्क और अलाई मीनार। इसका जो लास्ट रूलर था वो थे खुसरो खान। कौन था, खुसरो खान। तो क्या पढ़ा अभी हमने, हमने पढ़ा जलालुद्दीन फाउंडर था, उसके बाद अलाउद्दीन, उसके बाद जो लास्ट रूलर है वो कौन है, खुसरो खां। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, अलाउद्दीन। जलालुद्दीन कौन है, फाउंडर। अलाउद्दीन ने बहुत सारे काम किए हैं। ये काम में से एक दो गैम्बलिंग वगैरह हो गया, दाग चेहरा तो आता ही आता है, ये तो याद कर ही लो, 100% है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ की, इन्होंने 4 टैक्सीज लगाए थे। 4 टैक्सीज में कौन कौन से थे, एक तो जजिया जिसे हम बोलते हैं, जिसे किसने हटाया था, अकबर जाके हटाता, आगे जाके अकबर ने अबॉलिश किया था। फिर एक भूमि टैक्स, जो भूमि थी जिनके पास, जिनको वो देना पड़ता था। फिर अगला है चराई टैक्स, जिसके पास भी गाय भैंस वगैरह थी, जो चराते थे चारे को, उसको देना पड़ता चराई। तो 4 कौन से हो गए, एक तो घरी, एक जजिया जो रिलीजियस टैक्स था, एक भूमि जिसके पास भूमि थी, एक चराई जो भी अपने एनिमल्स वगैरह थे जो भी देते थे चराने के लिए। तो सिर्फ इतना ही करना है आपको खिलजी डायनेस्टी से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सी है, सलेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि याद हो जाए, ये 2 हमारी हो गई हैं। अब हम करेंगे तुगलक। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था ना अपना, वो आपको ध्यान रखना, गियासुद्दीन तुगलक था। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हमें सिर्फ यही चीज़ जाननी है कि ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। दूसरी चीज़ इसके बारे में जो जाननी है कि जो इरिगेशन है ना, इरिगेशन पे पहली बार काम किसने किया था, वो किया था तुगलक डायनेस्टी के गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। इनकी डेथ का रीज़न था कि वो एक वुडन स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स हो गया था। अच्छा, कहानी तो ये है कि जो इनका बेटा था उसने कोई स्ट्रक्चर बनवाया था इनके स्वागत के लिए और वो कोलैप्स हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई एक वुडन स्ट्रक्चर था, उसके अंडर में ये खड़े थे, तो वो कोलैप्स होने के कारण गियासुद्दीन की डेथ हो गई थी।
इसके बाद हमेशा ही आपको याद रखना कि जो सेकंड रूलर होगा ना दिल्ली सल्तनत में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो सेकंड रूलर यहाँ पे कौन सा आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके तो काम जितने गिनवाए उतने कम है, लेकिन इसने काम भी किए, लेकिन फिर भी इसको मैड किंग बोलते हैं। मैड किंग का मतलब कि ये बिल्कुल ही पागल था, या फिर वाइस फूल, कि दिमाग था लेकिन फिर भी डिसीजन लेने नहीं आए इसको। ये ऐसा पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदू फेस्टिवल होली में पार्टिसिपेट किया था। पहला काम इसका, ये क्वेश्चन आएगा, हिंदू फेस्टिवल होली में किसने पार्टिसिपेट किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा काम जो क्वेश्चन आता ही आता है, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कहाँ पे, दिल्ली से दौलताबाद। तो जो स्टोरी बताते हैं ये कहते हैं कि भाई ये स्टोरी तो बोलते हैं कि ये अपनी जनता को पनिश करना चाहता था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, इसको शिफ्ट करनी थी कैपिटल वहाँ पे। लेकिन जो रॉन्ग डिसीजन निकला इसका, ये फिर वापस भी लिया है कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। दौलताबाद का दूसरा नाम है देवगिरी। तो बच्चों अगर कहीं भी अगर हम अपना घर भी शिफ्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से दिल्ली से हम महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। उस टाइम पे तो थे भी नहीं भाई, खाना जाना बच्चों के साथ परिवार के साथ। तो अगर हम कहीं पे भी घर बनाते हैं तो यही शायद सोचते हैं कि भाई कई जनरेशन तक हम वही रहेंगे। इसने 2 बार चेंज करवा दिए, इसलिए लोग बाग इससे गुस्सा हो गए थे। और अगली चीज इसने क्या हुआ कि टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। उसमें से भी जो इसका क्वेश्चन आता है, अच्छा कौन कौन सी, एक जित्तल की आता है, एक दिनार का। जो दिनार है वो तो गोल्ड कॉइन है, और जो जित्तल है वो कॉपर का है। जो एक टंका है ना, उस टंके की वैल्यू थी 48 जित्तल के इक्वल। लेकिन जो भी ब्रोंज कॉइन, इसने क्या हुआ था, एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी ब्रोंज कॉइन की। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ रखा है। लोग बागों ने क्या किया, घर पे ही फैक्ट्री बना ली कि हम तो यहीं पे छाप देंगे अपनी करेंसी। ऐसा किया लोगों ने। फिर इसके समझ में आया भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इसने क्या किया, फिर जिसके पास भी ये कॉइन है वो मेरे पास दे के जाओ ब्रोंज के, और उसके बदले मेरे से दूसरी करेंसी लेके जाओ, कॉपर की या गोल्ड की। इसके जो खजाना खाली होने का रीज़न है कि यही था कि भाई इसने ऐसे कोई डिसीजन लिए। अगला रीज़न क्या किया इसने, अगले में क्या किया, जो भी 2 जैसे कैनल्स के बीच का एरिया है ना, उसमें डुआब रीजन बोलते हैं उसको, डुआब, उसमें टैक्स को डबल कर दिया इसने। डबल स्टार्टिंग में, फिर 10 गुना तक पहुंचा दिया इसने टैक्स को। कितना कर दिया, 10 टाइम्स। जो नेक्स्ट रीजन है इसके फैल होने का, मोहम्मद बिन तुगलक के का, वो इसने क्या किया था, एक बड़ी आर्मी बनाई। क्या बनाई, ह्यूज आर्मी। लेकिन कभी भी एक्सपेडिशन नहीं किया भाई। एक्सपेडिशन मतलब कहीं पे भी इसने ऐसे हमले नहीं किया कि भाई हम किसी और को अपने अंदर मिला लें राज्य को। तो आर्मी का खाना रहना सहना ये सारी की सारी चीज वेस्ट हो गई। फिर उस टाइम पे एक जो पोइट थे वे रहते थे, बडोनी स्कॉलर रहते थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि लोग तो राजा से फ्री हो गए इनकी मृत्यु के बाद, ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और जो सुल्तान था वो अपने जनता से फ्री हो गया। इनका एक एक्सपेडिशन जो कि माना जाता है कि बहुत बड़ा फेलियर था, कराची पे इन्होंने एक्सपेडिशन किया था, उस पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन मौसम की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था। इन्होंने फिर काम इतने किए हैं, देखो इतने काम किसी ने भी नहीं किए हैं। इन्होंने एक अपना दीवान एक कोहली डिपार्टमेंट बनाया था, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और इसने इसके टाइम पे 2 जो ऐसे मेन नगर हैं जो कि अब बाद में जाके बहुत लेट दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आएंगे, वे कौन कौन से, विजयनगर और बामनी। इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया इन्होंने खुद को दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि वीक रूलर हो गया। वीक रूलर होने के बाद उनकी पकड़ कम हो गई। पकड़ कम होने के बाद इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। किसने, विजयनगर ने और बामनी ने। ध्यान रखना है इसके सारे काम जो हुए हैं। कराची एक्सपेडिशन, विजयनगर, बामनी इंडिपेंडेंट घोषित हो गए। दीवान एक कोहली बना दिया। डोआब रीजन पे टैक्स 10 टाइम कर दिया। और इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई, लेकिन कभी भी एक्सपेडिशन नहीं किया इन्होंने। उस लेवल का कि जीत के आए ये, उसका वेस्टेज हो गया सिर्फ। और एक टैक्स जो था वो 10 टाइम्स हो गया। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करेगी। कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया गया। इनको मैड किंग या फिर वाइस फूल बोलते हैं। इसके बाद आते हैं अपने फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसने 2 टेम्पल डिस्ट्रॉय करवा दिए, एक तो जगन्नाथ का, एक ज्वालामुखी। इसने फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जगन्नाथ है कहाँ पे, उड़ीसा में। जग का नाथ कहाँ है, उड़ते रहते हैं उड़ीसा में। ज्वालामुखी कहाँ फूटते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश।
और फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसने जजिया टैक्स लगाया था। क्या लगाया था इसने? जजिया टैक्स। इस बार तो इसने ब्राह्मण्स को भी नहीं छोड़ा, जो ब्राह्मण्स थे वो उसको भी जजिया देना पड़ता था। तो इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए, कौन कौन से? हक ए शराब, दारुल शिफा। अब दारुल से क्या आता है भाई? दारू से इलाज किया जाता है, किसका? हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल का कौन सा है? दारुल सफा। हक ए शार्ब, शर्ब होता है पानी जैसा, तो इरिगेशन टैक्स इसको बोलते हैं हक ए शर्ब। उसके बाद इसने 2 पिलर लेके आया था। ये किसके पिलर, किसके फेमस अपनी हिस्ट्री में? अशोक के। कहाँ से लेके आया था? दिल्ली लेके आया था। कहाँ से? मेरठ से और टोपरा से। अभी कहाँ पे हैं? अम्बाड़ा में हैं। कहाँ से लेके आया? दिल्ली में लेके आया। कहाँ से? मेरठ से और टोपरा से। इसके बाद इन्होंने 2 डिपार्टमेंट और बनाए थे। पहला कौन सा? दीवान ए बंदगान। बंदगान से फीलिंग आ रही है कि भाई बांध के रख रखा है, तो स्लेव्स के लिए था। दूसरा खैरात। खैरात किस में बांटेंगे? पुअर मुस्लिम्स में। दीवान ए खैरात, खैरात मुस्लिम्स, पुअर बंदगान स्लेव। 2 पिलर कहाँ से? मेरठ और टोपरा से। कहाँ ले गए? दिल्ली। अभी कहाँ है? अम्बाड़ा में। अच्छा, सर्ब, सर्ब होता है पानी जैसा, तो इरिगेशन टैक्स। फिर दारुल सफा, दारू किसका है? दारू किस पे डालते हैं? जला हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ चोट लगी हुई है, तो हॉस्पिटल्स में इसका यूज होता है। इसने जजिया लगाया। जजिया में इसमें बोलते हैं कि ब्राह्मण्स को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण्स भी इंक्लूड कर लिए। इन्होंने क्या किया? एक दोबारा जो हैरार्की हटा दी थी, हेरिडेटरी, अब दोबारा चालू कर दी। किसमें? नोबल्स में। कि भाई किसी का पिताजी सेनापति है तो उसको भी वैसे ही बना दिया जाएगा, कुछ न कुछ पोस्ट उसको मिलेगी। फिर इसका जो क्वेश्चन आता है कि इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। जिसने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसने अपने अकाउंट्स पे लिखी, उसका नाम क्या है? फतवात फिरोज शाही। फतवात फिरोज शाही। जो मेन क्वेश्चन है वो कि इसने 300 से ज़्यादा नगर बसा दिए, 300 से ज़्यादा सिटी बसा दी। उसमें कौन कौन से हैं? फतेहाबाद, हिसार। हिसार तो पक्का क्वेश्चन आता है। फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। ये इसके कुछ शहर हैं जो इन्होंने बसाए हैं। तो लास्ट रूलर है इसका वो कौन सा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद आपको याद रखना ही रखना है, लास्ट है ये। इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। इसमें सारा ही तो प्रीवियस ईयर कवर कर लिया मैंने, और लूसेंट और दृष्टि और टॉपर्स के जो मेरे नोट्स थे, जो बच्चे लगे हुए हैं रैंकर्स, उनके नोट्स, सारी चीज़ कवर होगी इसमें। ये बेस्ट चीज़ है, ये लगा लो आपके लिए। ये कर गए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं कि किसने क्या बसाया। आर्किटेक्चर क्या क्या था इनके में? एक तुगलकाबाद शहर बसाया है। किसने बसाया है? गियासुद्दीन तुगलक ने। अभी कहाँ है? दिल्ली के आसपास है। अच्छा, एक ट्रैवलर आया था इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर था। किसके टाइम आया? मैड किंग। मैड किंग कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम पे आया था। तो अपनी तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई एक बार। कहाँ से स्टार्ट की थी? SKTSL, स्लेव, खिलजी, तुगलक। अब कौन सी आएगी? सैयद। इसके बाद कौन सी आएगी? लोधी। तो सैयद देख लेते हैं। सैयद में आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। अच्छा, सैयद देख लेते हैं एक बार। तो सैयद डायनेस्टी के बसने से पहले एक कहानी है छोटी सी। क्या कहानी है? कि भाई जो लास्ट रूलर अपना नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये लास्ट रूलर था। इसके टाइम पे का इन्वेजन हुआ था, तिमूर का इन्वेजन हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे कि जो तिमूर था ना, वो कब इन्वेजन हुआ? 1398 में हुआ। अच्छा, तिमूर का इन्वेजन 1398 में हो गया सर। इसके बाद ये तुर्किश इन्वेडर था। जो कौन सा था? तुर्किश। याद करो, मैंने बताया था सबसे पहले कौन आए थे? अरब्स आए थे। फिर कौन से आए? तुर्किश आए। अरब्स में कौन आया? मोहम्मद। कौन आया था? कासिम आया था। कब आया था? 712 में। उसके बाद महमूद ऑफ गजनवी। तो ऐसे याद होनी चाहिए स्टोरी के फॉर्म में आपको, कौन कब आया, उससे ही रिलेट कर सकते हैं हम इनको। तुर्किश थे। कहाँ से थे? मंगोलिया से थे। किसके डिसेंडेंट थे? मतलब किसके ये वंशज में देखा जाए तो किसके हैं? चंगेज खान के हैं ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मर्सीलेसली, मतलब कि बेरहम तरीके से दिल्ली को प्लंडर कर दिया था। जो सामने आया उसी को मार रहे थे ये। इन्होंने क्या किया फिर? अपने जो तिमूर थे, तिमूर ने खिजर खां को अपॉइंट कर दिया। किस लिए? रूल करने के लिए पंजाब पे, कि भाई पंजाब को रूल करो। और यहीं से बच्चों सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होगी। यहाँ से सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होगी। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कब किया? 1414 में। ये फैक्ट है, जो आएगा ये आएगा। कब किया? 1414 में।
उसके बाद इन्होंने एक सिटी भी बसाई थी। अब थोड़ी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन आया होगा इसमें? खिजर खां, जिसने 1614 में दिल्ली कैप्चर किया। फिर मुबारक शाह, इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, हमेशा सेकंड होता है। मुबारक शाह ने क्या किया? एक मुबारकाबाद सिटी बसाई। वो कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं मोहम्मद शाह, उसके बाद आलम शाह, लास्ट रूलर। ये आपको तीन याद करने। खिजर खां पहले 1614 में दिल्ली, फिर मुबारक शाह मुबारकाबाद बसाई, तीसरी आलम शाह याद कर लो, लास्ट रूलर। इसके बाद अगर कुछ याद करना चाहते हो तो फिर एक बुक है तारीख मुबारक शाही। आपको ऐसे के याद करना, मुबारक यहाँ आ गया, मुबारक यहाँ आ गया, तो किसने लिखी? इन्हीं के ऊपर होगी। अच्छा, लिखी किसने है? इनके ऊपर तो है, लिखी है यहाँ बिन अहमद सिर हिंदी। सिर हिंदी याद करो, सिर हिंदी, सिर में हिंदी जाती ही नहीं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लो आप, ऐसे याद कर लो। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था SKDSL, बताओ। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, चारों खत्म हो गई। अब कौन सी आ गई? लोधी। इसके बाद क्या आ जाएंगे? मुगल्स, बाबर आ जाएगा। तो एक बार लोधी को और देख लेते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या इन्होंने किया, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो आपको कुछ याद नहीं करना, जो इस पेज में फैक्ट दे रखे ना, सिर्फ इतना याद कर जाओ, आपका क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएगा। चक्के याद करना है भाई। लोधी डायनेस्टी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, और कैसे कैसे क्या चला इनका। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो फाउंडर है, जो क्वेश्चन आएगा, कौन है? बहलोल लोधी। इसका दूसरा नाम क्या था? बहलोल शाह गाजी। अच्छा ठीक है सर। इसके बाद ये है कि ये पूछ लेंगे ये कौन से ओरिजिन की थी? अफगान ओरिजिन की थी, अफगान से आए थे ये, तुर्किश नहीं थे ना अरब्स थे ये। कौन से थे ये? अफगान ओरिजिन की पहली डायनेस्टी। इसके बाद जो आया अपना, वो आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अच्छा, बच्चों के बहुत सा ये क्वेश्चन होगा कि जो आगरा सिटी है वो किसने बसाई होगी? आगरा बसाई होगी किसने? शाहजहाँ ने। लेकिन ये गलत है बच्चों। शाहजहाँ क्यों बसाएगा वहाँ पे? उन्होंने ताजमहल बनाया बस। जो आगरा बसाई है वो सिकंदर लोदी ने बसाई है। किसने बसाई है? सिकंदर लोदी ने। आपको ध्यान होना चाहिए। कब? 1504। क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनेगा। और इसको क्या बना ली थी? अपनी कैपिटल बना ली थी। ये जब पोइट्स बोलता है, मतलब कविता लिखता था, कविता किस नाम से लिखता होगा ये? सिकंदर लोदी ये लिखता था गुलरुखी नाम से। इसकी हर कविता के नीचे गुलरुखी लिखा होता था। इससे अगले जो रूलर आया है, सबसे पहले कौन हो गया? बहलोल खां लोदी, फाउंडर था, अफगान ओरिजिन से थे ये। उसके बाद सिकंदर लोदी। अब आएगा इब्राहिम लोदी, इसको ही बाबर हराएगा। और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी इंडिया में। तो ये लास्ट तो रूलर था लोधी डायनेस्टी का। इन्होंने फिर हिंदुओं के साथ भी लड़ाई की। किसके साथ? राणा संगा के साथ, महाराणा संगा के साथ। उस बैटल का नाम क्या था? खतौली। ये 100% आएगा। क्या नाम था? इसको कोई नहीं पढ़ के जाता, इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। खतौली की बैटल कब? 1518 में। जो यूपीएससी या पीसीएस की करते हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, खतौली बैटल है कब हुई? 1518 में, राणा संगा के बीच में। इसने फिर एक अपनी यूनिट, और मतलब नापने की जो मेजरमेंट यूनिट है वो कौन सी थी इसकी? गज ए सिकंदरी। जो अगला है क्या पूछ सकते हैं? वो और पूछ सकते हैं भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे? तो ये शहनाई के, जो शहनाई है अपना, उसके फॉन्ड थे, मतलब उससे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। ध्यान रखना, ये FOND है, फॉन्ड। तो शहनाई इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद अब मुग़ल एम्पायर आएगा अपना। मुग़ल एम्पायर कैसे आया, क्या क्या रूलर आए, क्या क्या उन्होंने काम किया। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक अर्ली एक लेटर। लेटर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्ली वाले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। इन्होंने कैसे स्थापना की मुग़ल एम्पायर को, कैसे ये अपनी जनीत पे पहुंचा, पीक पे, और कैसे फिर इसका पतन होता चला गया। ये सारी चीज़ें हम इसी में देखेंगे। चलो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूलर आएगा ना मुग़ल एम्पायर का, वो कौन आएगा? बाबर आएगा। इसको यहाँ आने का जरूरत क्या पड़ी? इसको बुलाया था दौलत खां लोधी ने, जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, और ये गवर्नर थे पंजाब के। इनकी कभी नहीं बनती थी इब्राहिम लोधी के साथ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुलाया बाबर को कि आप आओ, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ो, हम आपके साथ सपोर्ट में हैं, कोई भी आपके खिलाफ नहीं आएगा, ना तो मेवाड़ के राणा संगा ना हम। तो बाबर आया। इन्होंने फिर एक टेक्निक का यूज़ किया जो सबसे पहली बार यहाँ देखेगी थी कि भाई तोपों का यूज़ यहाँ पे हो रहा है सबसे पहले। आगे मैंने नोट्स में मेंशन किया उस टेक्निक का नाम। उसके थ्रू, उस टेक्निक से सबसे पहली बार जब वो यूज़ हुई तो किसी ने बब्बर के खिलाफ वो यूज़ की थी।
उससे बाबर हार गया था। फिर बाबर ने इसके खिलाफ यूज़ की, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो यहाँ पे बाबर जीत गया। इस टेक्निक का नाम यही पे बता देता हूँ मैं आपको। इस टेक्निक का नाम है तुलुगामा। इसमें क्या होता था कि अपनी आर्मी को एक सेंटर, एक लेफ्ट, एक राइट ऐसे डिवाइड कर देते थे हम। फिर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये फिर दोबारा डिवाइड हो जाते थे, जो लेफ्ट राइट वाले हैं। तो इसके थ्रू बाबर पहले आ रहा था। बाबर ने टेक्निक देखी, भी टेक्निक तो अच्छी है, इंडिया में अप्लाई करने का इसे मौका मिल गया, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया 1526 में। ये कॉन्टीन्यूस बैटल लड़ेंगे, एक बार यही बता देता हूँ मैं। 1526, 27, 28, 29, ये 4 बैटल करवाने वाला हूँ मैं आपकी। ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन 110% बनेगा ही बनेगा। तो चलो करते हैं। ये जो डेट आती है 1526 की, वो होती है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हुई थी पानीपत की फर्स्ट बैटल। कौन सी? पानीपत की फर्स्ट। जो सेकंड हुई है वो कब हुई है? यहाँ से याद कर लो, 26, 56, 61, याद कर लो डेट। 26, 56, 61, 26, 56, 61, 26, 56, 61, 26, 56, 61 याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये 100% पूछी जाएगी। पानीपत की फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, ये इनमें मेंशन है, मैंने कर रखे। तो पहली बैटल की डेट याद कर लो, 21 अप्रैल 1526। ठीक है। जो टाइम पीरियड रहा ना मुगल एम्पायर का, वो रहा 1526 से लेके 1857 तक। 1857 के बाद हमने पढ़ लिया है कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा है कि भाई कैसे कैसे रिवोल्ट हुआ, कैसे कैसे मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, और कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया। अब मुगल को याद करने के लिए 2 चीज़ बना रखी है, एक तो अर्ली मुगल, एक फिर लेटर मुगल। अर्ली मुगल्स में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं बाबर और हुमायूं, उसके बाद आएंगे अकबर, इम्पोर्टेंट, जहांगीर बहुत ज़्यादा, शाहजहाँ और औरंगजेब, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमें ये 6 पढ़ने हैं। उसके बाद लेटर मुगल्स में तो सिर्फ फैक्ट याद करेंगे कि इसके टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि वीक मुगल हो गए थे, इसके बारे में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ मुगल्स बिल्कुल ही वीक हो गए थे, क्योंकि मराठे और निज़ाम्स बहुत सारी पावर, और ब्रिटिशर्स बहुत सारे जो इंडिविजुअल पावर है वो बढ़ने लग गई थी, तो इनकी पावर अपने आप वीक होनी ही थी फिर। अच्छा, हुमायूं का याद रखना है कि जो मुगल एम्पायर था, हुमायूं की हार के बाद वो 1540 से 1540 से 1555 तक, 1555 तक नहीं रहा था। उस टाइम पे सूरी डायनेस्टी आएगी, शेरशाह सूरी की। वो आने के बाद हम पढ़ेंगे। ये कहाँ के थे? अफगान रूलर थे ये, शेरशाह सूरी। 1540 से 1555, 15 साल का गैप रहा है। अब चलो कर लेते हैं स्टार्ट बाबर से। हम ये 6 पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन है? बाबर। एक बार बाबर सिर्फ मैंने 10 लाइन में ख़त्म कर दिया है, तो इतना ही पूछा जाएगा बाबर तक, यहाँ तक, ये लास्ट है बस, यहाँ तक कर लो। बाबर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो इनकी बैटल हुई थी ना, वो बैटल हुई थी सरहिपुल 1501 में। ये डिफीट हो गए थे उसमें शाहबानी खान के द्वारा, शाहबानी खान के द्वारा। पहली बैटल कौन सी? सरहिपुल 1501। जो मैं टेक्निक बताता हूँ तुलुगामा, उस टेक्निक की वजह से यहाँ पे ये डिफीट हो गए थे। ये मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं। इन्होंने इब्राहिम लोधी को पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हरा के यहाँ पे मुगल एम्पायर को स्थापित किया है। ये सबसे पहले ऐसे हैं जो कि गन पाउडर को इंडिया में लेके आए थे। इन्हें टाइटल मिला था फिर जीतने के बाद कि इसका कलंदर का। कौन से बैटल के बाद? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। सेकंड कब हुई? 1556। फिर 17, थर्ड कब हुई? 1761 में हुई थी। अच्छा, मैंने बताया था आपको 4 बैटल याद कराऊंगा, 1527, 1528, 1529, 1527, 1528, 1529। तो एक बार इन्होंने अपनी पैर जमा लिया अब इंडिया में, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने फिर देखा कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे थे राणा संगा। कहाँ के? मेवाड़ के। तो फिर बाबर ने इनको हराया। उस बैटल का नाम क्या हुआ? खानवा। तो इन्होंने उस टाइम पे एक चीज़ चलाई थी, जब इन्होंने लगा कि भाई हम मारने लग रहे हैं राणा संगा से, इन्होंने कहा था कि काफिर, जो भी नॉन मुस्लिम है ना काफिर, उन सबको मारो, और जो भी मारेगा उसे गाजी की उपाधि मिलेगी, गाजी, किलर ऑफ काफिर्स। तो बहुत ही बेरहम थे ये। इन्होंने मेवाड़ साम्राज्य को यहाँ पे अपने अधीन कर लिया था, राणा संगा को मार दिया था। अब इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? तुजुक-ई बाबरी।
ये याद करनी ही करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई तुजू की बाबरी किसकी है, याद हो जाएगा बाबर की है। पूछेंगे बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी है ये। इसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी ना बच्चों, वो हुई थी आगरा में। डेथ कहाँ हुई थी? आगरा में। लेकिन इनका टॉम्ब कहाँ है? टॉम्ब है काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। इन 1530 में बना था, डेथ हुई थी इनकी 1530 में। उसके बाद कौन आ जाएगा? हुमायूं आ जाएगा अपना। एक जो बाबरनामा है ना, जो तुजू की बाबरी, उसको बाबरनामा बोलते हैं, तो वो पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ये अकबर के टाइम पे किया था, ध्यान रखना आपको। अच्छा, दो बैटल होगी अपनी, 1526 1527। अब देखेंगे 1528 और 1529। 28 यही कर लो चंदेरी, 29 घाघर। दोनों में बाबर जीत गया। चंदेरी में किसके खिलाफ लड़े? मैदिनी राय के खिलाफ, जो कि खास दोस्त था राणा संगा का। जैसे ही इसको पता चला कि भाई राणा संगा हरा दिया, इनसे रहा नहीं गया, ऐसे दोस्त होने चाहिए, इन्होंने डायरेक्ट किस पे हमला कर दिया? बाबर पे कर दिया। और बाबर ने इसको भी हरा दिया क्योंकि बाबर स्ट्रॉन्ग पड़ता था इनसे, वरना दोस्त हो तो ऐसे हो। इसके बाद आया बैटल ऑफ घाघर। घाघर किसके बीच में हुई? बाबर जीत गए, महमूद लोधी के खिलाफ हुई। तो लोधी जो है वो भी हार नहीं मान रहे, वो एक बार आगे फिर आएंगे। एक बार तो 1529 में आए हैं, एक बार आगे फिर मिलेंगे आपको। वे चाह रहे हैं कि हम बदला ले, लेकिन वो बदला ले नहीं पाएंगे, वो कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि मुगल स्थापित हो गए थे बहुत अच्छे से, क्योंकि बाबर ने बहुत अच्छे से जीता था और अपनी प्रभुता यहाँ पे स्थापित की थी कि भाई मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, हरा के दिखाओ। अब 1530 में जब ये हारा, तो हुमायूं जो इनका लड़का था, हुमायूं जो इनका बड़ा लड़का था, वो सिंहासन पे बैठ गया था। अब ये राज तो करेगा अच्छे से, लेकिन इसके राज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि शराब वगैरह इन सब में ज़्यादा लीन था ये। 1539 और 1540 इन दो में एक चौसा युद्ध होगा, एक कन्नौज बैटल। कन्नौज को हम बिलग्राम के भी, ये क्वेश्चन बिलग्राम के नाम से आया था, एसएससी में भी आ रखा है, डीएसएसबी में भी और हरियाणा में भी। बिलग्राम से नाम से पूछते हैं, बोलते कन्नौज भी हैं, तो कन्नौज से भी आ रखा, बिलग्राम से भी। ये दो युद्ध हुए थे जिसमें हुमायूं हार गया था बच्चों। हुमायूं इन दो युद्ध में हार गया, जिसकी वजह से 1540 से 1555 के बीच में मुगल साम्राज्य नहीं रहा दिल्ली में और इंडिया में, जिसकी वजह से इसको इन युद्ध की वजह से भाग के जाना पड़ गया था। कहाँ? इंडिया से बाहर। बाहर ही रहा था ये, वापस नहीं आया था ये। वापस आएगा सर हिंद के युद्ध में 1555 में, जब ये जीत के इसने अपनी प्रभुता दोबारा स्थापित की थी। तो एक बार देख लेते हैं स्टोरी से हट के, नोट्स पे आ जाते हैं। हुमायूं, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। 1530 से 1540 तक, फिर 1555 में, 1555 में सूरी डायनेस्टी को हरा देगा ये, जो कि अफगान रूलर थे। 15 साल का गैप रहा है। तो इस सेकंड मुस्लिम मुगल रूलर थे, ये चार भाई थे जो भी अपने हुमायूं हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कामरान, पहले हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्कारी, फिर हिंडल। तो इसमें हुमायूं बने थे रूलर। जो इनकी बायोग्राफी थी वो इनकी सिस्टर ने लिखी थी, हुमायूं नामा। किसने लिखी थी? हुमायूं नामा इनकी सिस्टर्स ने। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बैटल लड़ी है वो 1532 में देवारा में, बोल रहा था ना, दोबारा फिर आएंगे महमूद लोधी। एक तो किसमें आए थे? घाघर में। कब हुई थी बताओ? भी बताई मैंने, 1529 में। उसके बाद 3 साल बाद फिर आ गए 1532 में देवारा में लड़ने, कि हमें हमारी डायनेस्टी वापस चाहिए ही चाहिए। हुमायूं के खिलाफ ये लड़े। इसके बाद जो दो ऐसी बैटल जहाँ पे हुमायूं हारा, वो निर्णायक बैटल रही है मुगल के लिए। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। कब हुई? 1539 1540। डेट और याद कर लो, चौसा 26 जून याद करना चाहो तो, एडिशनल फैक्ट डाल दिए मैंने। तो किसने हराया इनको? इसको हराया शेरशाह सूरी ने। अच्छा, कहाँ के, कौन सी डायनेस्टी के थे ये? अफगान ओरिजिन के थे ये। कन्नौज का दूसरा नाम बिलग्राम। कब हुई थी बिलग्राम की बैटल? 17 मई 1540 को। पहली कब हुई है? 26 जून को चौसा। तो दोनों में ही हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। जब हुमायूं जीतेंगे तो उस बैटल का नाम क्या होगा? 1555 में एक कम बैक करके आएंगे कि भाई अब मेरे को जीतना ही जीतना है। तो 22 जून का वो दिन था 1555 में, जब हुमायूं वापिस आए और इन्होंने सिकंदर सूरी, जो कि सूरी डायनेस्टी का रूलर था, उसको हराया बुरी तरीके से। और इन्होंने अपनी प्रबलता साबित की कि भाई अब मैं रूल करूंगा, आप यहाँ से जाओ। और जब तक सूरी डायनेस्टी थी ना,
तो बच्चों ये भाग गए थे कहाँ पे, ईरान में हुमायूं, और वहाँ पे इन्होंने 15 साल निकाले एग्जाइल में। कहाँ पे निकाले इन्होंने, एग्जाइल में 15 साल निकाले। उसके बाद एक बार हम मुगल को छोड़ के अब सूरी डायनेस्टी पढ़ लेते हैं कि सूरी डायनेस्टी ने इस दौरान क्या किया 1540 से 1555 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जीटी रोड से लेके। एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों शेरशाह सूरी के बारे में मैंने मुश्किल से 10 बातें लिख रखी हैं, तो 10 बातें आपको याद करनी है बस। क्या क्या हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, आप सबको पता है। कब हराया, चौसा और कन्नौज में। कब, कौन सा ईयर था, 1539 1540। क्वेश्चन ही फॉर्म में इसमें याद करवा रहा हूँ कि दिमाग एक्टिव रहेगा आपका। इसको क्यों हम याद करते हैं, क्योंकि इसने एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंजेस किए थे बहुत सारे। जैसे इसने सिल्वर का 1 रुपया बनाया जिसकी कीमत थी 1 सिल्वर का रुपया 64 कॉपर के। तो ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है और आएगा ही कि सिल्वर रुपया किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। लेकिन ये वैल्यू याद करके नहीं जाते बच्चों, ये आ रखा है 1 सिल्वर रुपया 64 कॉपर के इक्वल है। तो आपको ये याद होनी चाहिए अगर आपको और उसे याद चाहिए। इसमें फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड वेट को। अच्छा किसने किया था, एक अलाउद्दीन ने भी किया था, ध्यान रखो। एक किसने किया, एक किसने किया है। इसके बाद इसको हम सड़क आजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सड़क आजम, क्योंकि इसने जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड की फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहाँ से कहाँ तक, ये क्वेश्चन आ रखा है। एक तो जीटी रोड किसने बनाया, आ रखा है। कहाँ से कहाँ तक, ये कोलकाता से पेशावर तक है। आज के टाइम इसको बोलते हैं NH2। इसको हम नेशनल हाईवे 1 और 2 दोनों बोलते हैं। तो आपको याद रखना 1 आए या 2 आए, आपको यही लगाना है। अच्छा उसके बाद इसको दफना दिया गया कहाँ पे, सासाराम बिहार में। कहाँ पे, सासाराम बिहार। इसकी डेथ कैसे हुई, अच्छा इसको दफनाया तो डेथ हुई होगी ना, कैसे हुई। इसकी डेथ हुई थी कलिंजार के युद्ध में। कहाँ पे, कलिंजार। कब हुआ था, 1545 में। जो जीत तो गया था लेकिन वहाँ पे ये हार गया था। अच्छा एक जो आपको पुराना किला दिखता है ना दिल्ली में, वो भी इसी का बनाया हुआ है। पुराना किला किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने, दिल्ली में। इसके बाद जो इनका लास्ट रूलर है ना, मैंने बताया था हुमायूं को आएगा मोहम्मद आदिल शाह 1555 में, डिफीटेड बाय हुमायूं। ये लास्ट सूरी रूलर था। इसके बाद हुमायूं की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाती है, 1556 में। ये लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स है ना वहाँ से गिर जाते हैं। तो ऐसी डेथ बहुत हुई है इनकी। किसी का वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, कोई पोलो खेलते टाइम मर गया, पता नहीं है किस किसका। ये किसी की लाइब्रेरी में स्टेयर्स से गिरने से मौत हो गई। अब जो हुमायूं था उसने आदिल शाह को हरा दिया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। कब, 1555। कौन सी बैटल थी, सर हिंद की बैटल थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आएगा ना वो आएगा अकबर। इसके बारे में जो क्वेश्चन है 100% आते हैं, इसलिए मैंने इसकी अपने हिस्ट्री के नोट्स में अलग से एक टेबल बना के उसके सारे फैक्ट वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक बार तो हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं नोट से कि आपको स्टोरी की फॉर्म में हिस्ट्री याद हो जाए। दूसरे हम करेंगे टेबल की फॉर्म में, सारे फैक्ट टेबल में अरेंज हो। वहाँ से आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वहीं से मैं याद करके जाता था, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। फिर अब अकबर के बारे में जान लेते हैं कि अकबर था कौन, क्या इन्होंने काम किए, क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। देखो बच्चों, अकबर की जो शादी हुई थी ना वो हरका बाई से हुई थी। ये पहला फैक्ट क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर आपने देखा होगा एक सीरियल भी बना हुआ है जोधाबाई का। तो याद होना चाहिए आपको, कहीं जोधाबाई देख लो और आपको पता ही ना हो कि हरका बाई है कौन। तो जो जोधाबाई है ना उनका ही नाम हरका बाई है। और इस पीरियड को हम बोलते थे ये गोल्डन एज है किसकी, हिंदी लिटरेचर की, क्योंकि हिंदी लिटरेचर पे बहुत सा काम हुआ है यहाँ पे। अब देख लेते हैं इनका जो जन्म हुआ है वो 1542 में हुआ, 1542 में। जो इनकी अर्ली लाइफ रही है ना वो 1556 से 1560 के बीच में, मतलब कि 18 साल से पहले पहले तक इनकी जगह बैरम खान ने रूल किया है। इन्होंने बैरम खान के अंडर में रह के रूल किया है। उसके बाद बैरम खान को बोलते तो यही कि इन्होंने ही मरवा दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उस फैक्ट का। तो 15 जैसे ही ये 18 के हो गए, इन्होंने खुद सिंहासन संभाला। लेकिन फिर भी 2 साल तक 1560 से 62 तक इन्होंने महामंगा, जो इनकी माँ जी बोलते हैं कि माता जी थी इनकी, लेकिन सगी नहीं थी, तो लेकिन दूध इन्होंने ही पिलाया था। तो पेटीकोट रूल बोलते ही नहीं कि भाई इनके अंडर में रह के, सबसे पहले बैरम खा के फिर महामंगा के अंडर में रह के इन्होंने रूल किया। उसके बाद जब ये पूरी ट्रेनिंग हो गई इनकी, अच्छे से संभालने के लायक हो गए, फिर उन्होंने सिंहासन संभाला।
तो ध्यान से पढ़ो एक बार। जैसे पहले बाबर आए, फिर कौन आए, हुमायूं आए, अब कौन आए, अकबर आए, अब कौन आएंगे, जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद कौन आएंगे, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये तीन एक तरफ, ये तीन एक तरफ, ऐसे पढ़ेंगे। हमें टोटल 6 पढ़ेंगे। इसके बाद फिर लेटर मुगल्स तो बहुत वीक रहे, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे सिर्फ हम। हर इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहली चीज़, 1562 में, 1562 में ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे। ना बैरम खान थे इनके ऊपर, ना कौन थे, महामंगा थे, ये इंडिपेंडेंट थे। अब इन्होंने क्या किया, 2 बैटल लड़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पानीपत की सेकंड बैटल, अच्छा पहली कब हुई थी, 26, दूसरी 56, ध्यान रखो, तीसरी 1761 में। तो जो ये सेकंड बैटल थी ना पानीपत की, इसमें इन्होंने हेमू को हराया था। हेमू कौन था, ये इंडिया का था, एक नमक व्यापारी था जी, लेकिन किसका जनरल था, ये जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का, जो मैंने बताया था कि सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, उसका ये लास्ट था। इसको हरा दिया था। लेकिन अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, बैरम खान लड़ रहा था, इसको अकबर नहीं लड़ रहा था। ठीक इसके 20 साल बाद कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ी थी। तो कुछ किताबों में फैक्ट ये भी है कि भाई निर्णायक नहीं थी, ना महाराणा प्रताप हारे ना अकबर हारे। तो 1576 में ना तो महाराणा प्रताप हारे ना अकबर हारे। तो 1576 की बैटल हो गई। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में मिले कि डिफीटेड, तो मान लेना वहाँ जिद नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें मार्क्स चाहिए, तुम्हें वहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है। इन्होंने एक सिटी बसाई थी, क्या नाम था उसका, फतेहपुर सिकरी। कब बसाई थी, 1571, 1571 में। और अपनी जो कोर्ट थी उसको वहीं पे शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, किसके ऑनर में, इन्होंने जो सलीम चिश्ती थे ना, जो सलीम चिश्ती कौन थे पूछोगे, सलीम चिश्ती एक बहुत माने हुए सूफी आदमी थे। इनके उसमें, क्योंकि इनके जब बच्चा नहीं हो रहा था तो इनकी दरगाह पे गए थे। वहाँ जाने के बाद अकबर को क्या हुआ था, संतान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको ये बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे इन्होंने फतेहपुर सिकरी का नाम रख दिया था। इन्होंने फिर एक नया धर्म भी बनाया, दिन ए इलाही। कौन सा धर्म, दिन ए इलाही। और इस धर्म में क्या था कि जितने भी धर्म हैं उन सब की अच्छी से अच्छी बातें इसमें ले रखी थी। सारे धर्मों की, हिंदू सिख मुस्लिम, सब की अच्छी से अच्छी बातें इस धर्म में अपनाई गई थी। लेकिन इसको किसी ने फॉलो नहीं किया। कम करने वाले बहुत ज़्यादा कम थे। किया तो था इनके दरबार में, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, पॉपुलर नहीं हो पाया ये। एक अच्छा काम इसने क्या किया, जो भी जजिया टैक्स लगता है, जजिया टैक्स अब तक मैंने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। जजिया टैक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, जो कि मुस्लिम्स नहीं हैं, उस पर यह लगाया जाता है कि आपको ना मुस्लिम होने की सज़ा है ये। तो ये किसने लगाया, किसने हटाया, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान रखना, अकबर ने ये इसको हटाया था। अकबर फिर भी एक थोड़े सेकुलर, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े सेकुलर रूलर थे। इसके उसमें 9 रत्न थे। 9 रत्न आपको ध्यान रखना है, कितने रत्न थे, 9 रत्न। टोटल कितने हैं, 9 ज्वेल्स। उसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल को हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि इसने अकबरनामा लिखा था, इसकी बायोग्राफी। अबुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा। उसके बाद एक कविता, जो क्वेश्चन आता है कि लीलावती किसने लिखी। लीलावती एक बुक है, लीलावती लिखी है फैजी ने। अच्छा, फैजी कौन है, राजकवि हैं फैजी। फैजी कौन है, राजकवि। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर बिरबल, आपने एक कहानी सुनी होगी, अकबर बिरबल। तो बिरबल बहुत ही अच्छा दोस्त था किसका, अकबर का। इसको टाइटल मिला हुआ था कवि प्रिय। ये हिंदू था। और इसके बाद एक जो नए आएंगे कि मैथ वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, ये भी तो देखने पड़ते हैं राज्य में। तो उसके लिए हमें एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम भी चाहिए। रेवेन्यू सिस्टम अच्छा कौन सा था, बंदोबस्त सिस्टम। इसको कौन लेके आया, टोडरमल लेके आए। तो टोडरमल आपको याद रखना है। बिरबल उनके दोस्त थे, फैजी राजकवि थे, अबुल फजल कौन थे, अकबरनामा लिखने वाले। टोडरमल कौन है, इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे, बंदोबस्त जब्ती भी बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर पूछते हैं कि भाई एक तो विलियम हॉकिंस आए थे, कौन कौन से आए हैं, विलियम्स, हॉकिंस, सर थॉमस रॉय। और कोई भी आया है, बिल्कुल आए हैं। एक आए थे राल्फ फिच। राल्फ फिच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब आए हैं और किसके टाइम पे आए हैं, ये पूछा जाता है। तो जो राल्फ फिच है ना, वो 1585 में आए हैं। वो पहले इंग्लिश मैन थे जो आए थे इंडिया में। अच्छा, ये अकबर के टाइम पे आ गया, 1585, 1585 में आए हैं, तो अकबर के टाइम पे आ गए ये।
और जो दो बताए मैंने, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय, वो कब कब आए हैं? वो जहांगीर के टाइम पे आएंगे अब। तो कहाँ पे पहुँच गए हम? बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद अब जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो दिल्ली सल्तनत में कितने थे? 5 थे। SKTSL, सलेम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसमें कौन से हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसमें से हमने बाबर कर लिया, हुमायूं कर लिया, अकबर कर लिया। अब करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम जहांगीर का नाम क्या था। इसका नाम था सलीम, जो कि अकबर का लड़का नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए थे, तो इनका नाम इसलिए सलीम भी है। या फिर इन्हें भी प्यार से क्या बोलते थे? शेखू बाबा बोलते थे। अब इन्होंने एक जिस, वैसे तो इनकी 3-4 शादी हुई थी, उसमें से जो सबसे ज़्यादा बेगम का जिसका इन्फ्लुएंस था इन पे, उनका नाम है नूरजहां। क्या नाम उनका? नूरजहां। इन्होंने नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां थी। अब उनका दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन आने लग गया आजकल। 2 नाम थे उनके, कौन कौन से? एक तो मेहरुल निशा, एक पातशाह बेगम। ध्यान रखना है, जो भी अपने जहांगीर थे, किसके बेटे थे? अकबर के। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए। तो जहांगीर का जो कोरोनेशन हुआ था, जो ताजपोशी हुई थी, वो 1605 में हुई थी, 1605 में। इसके टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, किसकी? चित्तौड़गढ़ की। ध्यान रखना है, ट्रीटी चित्तौड़गढ़ की। इन्होंने अपने ही नाम से एक कॉइन निकाले थे। ठीक है। दो, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? इन्होंने जो सिख गुरु थे, कौन से? अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। कौन थे? एग्जीक्यूट। स्टार लगा देता हूं, तो ये स्टार है, क्योंकि इन्होंने अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया। ये देखो, ये फिर हिंदू धर्म के लिए कितने खराब थे, ये मान के चलो। स्टार कहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टार, इसका मतलब इनको स्टार बना दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगला है कि भाई इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। इसके टाइम पे 2 इंग्लिश पीपल आए थे, कौन कौन से? विलियम हॉकिंस और, सर मत लगाया करो, थॉमस रॉय। विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय। क्वेश्चन ये आने लग गया आजकल कि भाई हॉकिंस कब आया था? 1608 में। किसके टाइम पे आया था? जहांगीर के टाइम पे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, इसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनको एक उपाधि मिली थी, किसकी? इंग्लिश खान की। किसकी उपाधि मिली है? इंग्लिश खान की इनको उपाधि मिली है। अच्छा, जो सर थॉमस रॉय थे वो किसके टाइम पे आए हैं? वो जेम्स वन, जो वहाँ पे राजा थे ना, उन्होंने भेजे थे। कब? 1615, 1615 में। और इसके टाइम पे, जैसे हिंदी लिटरेचर किसके टाइम पे टॉप पे थी, आपको बताना है। जो हिंदी लिटरेचर है वो किसके टाइम पे टॉप पे थी? उसी तरह जहांगीर के टाइम पे टॉप पे क्या रहा है? जहांगीर के टाइम पे टॉप पे रहा है अपना पेंटिंग्स। पेंटिंग्स इनके टाइम पे टॉप पे रही है। इनका टॉम कहाँ है? टॉम मतलब जहाँ दफनाएंगे, लाहौर पाकिस्तान में है। तो जहांगीर के बारे में हमें सिर्फ ये 5 फैक्ट याद रखने हैं। इनकी शादी हुई नूरजहां से, जिसको मेहरुल निशा और पातशाह बेगम बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था? इनके भी ट्रीटी हुई थी चित्तौड़गढ़ की। और इन्होंने कोइंस अपने नाम पे, मतलब बेगम के नाम पे इंट्रोड्यूस करवाए थे। इन्होंने जो सिख गुरु है अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद लिखी थी, पढ़े लिखे थे ये। कौन सी थी? तुजुक ए जहांगीरी। और 2 इंग्लिश पीपल आए थे, जिनका नाम था विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आए, 1608 में। थॉमस रॉय 1615 जेम्स वन के उस पे आए। और इनके टाइम पे जो टॉप पे थी, वे क्या थी? पेंटिंग थी। दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ कि याद हो जाए आपको। इनका टॉम है लाहौर पाकिस्तान। ये क्वेश्चन 101% आएगा, ये आपको याद कर लेना है। अब देखेंगे शाहजहां। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। बाबर बोलो, हुमायूं, और कौन आया होगा बाद में बताओ जल्दी अपने मेरे साथ साथ? अकबर, बहुत अच्छी बात है। जहांगीर, जहांगीर के बाद बोलो शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो 4 कर चुके हैं हम, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। अब करेंगे शाहजहां और औरंगजेब। तो जो गोल्डन एज था ना, गोल्डन एज, जैसे हिंदी लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर का कौन है? अकबर। और पेंटिंग का जहांगीर। तो जो गोल्डन एज है वो बोलते हैं हम शाहजहां के टाइम को।
इनके बारे में सिर्फ हम 4 से 5 फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है शाहजहाँ का, वो आता है कि गोल्डन एज किसको बोलते हैं? शाहजहाँ के। इनका जो लास्ट का टाइम था ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। क्यों था? क्योंकि इनको जेल में डाल दिया था। किन के बेटे द्वारा? इन्हीं के बेटे द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इनके टाइम पे 2 ट्रैवलर आए थे फ्रेंच के, एक बर्नियर एक ट्रैवनियर। और इतना बुरा टाइम निकला ना इनका लास्ट के टाइम पे। इनको रोटी देने इनकी जो डॉटर थी वो आती थी, फिर उसको भी उठा के औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। क्योंकि जो इन्होंने और किसी को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं आया। औरंगजेब ने अपने सारे भाई हराए और लास्ट में खुद रूल करने लग गया। ठीक है, मेन औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे हम कि औरंगजेब ने क्या क्या किया। अच्छा, एक चीज़ रह गई है अपने शाहजहाँ की, कि शाहजहाँ ने अहमदनगर को 1633 में एनेक्स कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये करने के बाद आपको कहीं नहीं जाना कि भाई प्रीवियस ईयर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। सारी पिनेकल कवर करवाऊंगा मैं। पिनेकल के जितने क्वेश्चन हैं उनके नोट्स बनवा दिए हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो 10 पेज या 12 पेज के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट ऐसे ही 10-12 पेज के अंदर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उनके शॉर्ट नोट्स जिसे हम बोलते हैं, कि लास्ट टाइम पे ये रिवाइज करके आप चले गए और कुछ ना करना पड़े आपको। तो चलो देख लेते हैं। अब कौन आएंगे? औरंगजेब आएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे मैंने बताया था अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। ये काम थे इनके, उठा के जेल में डाल दिया और टाइटल ले लिया आलमगीर। आलमगीर सबसे अगर खराब बताए जो मुगल रूलर रहा है वो औरंगजेब ही रहा है। क्योंकि और थे जो टॉलरेंट भी थे भाई दूसरे धर्मों के, कि भाई हम हिंदू को भी चलो धर्म मान लेते हैं, इतना परेशान नहीं करते हैं जैसे अकबर हो गए। लेकिन इसने तो एग्जीक्यूट करवा दिए थे। ध्यान से देखो, इन्होंने जो 9वां गिरोह ना तेग बहादुर, एग्जीक्यूट करवा दिया था। कहाँ पे? चांदनी चौक पे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी कि भाई लड़ना ही पड़ेगा। इन्होंने खुद को जिंदा पीर का नाम दे दिया था कि भाई मैं जिंदा ही पीर हूँ। पीर वे होते थे जो मारते थे हिंदुओं को। इनका जो टॉम्ब है ना, जो यहाँ पे इनको दफनाया गया, टॉम्ब कहाँ है? महाराष्ट्र, दौलताबाद में। ध्यान रखना है, कभी भी बच्चे महाराष्ट्र नहीं मारेंगे। मारेंगे तो या तो लाहौर या पाकिस्तान की साइड मारेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दौलताबाद महाराष्ट्र में है। ये इनटॉलरेंट थे, बिल्कुल ही इनटॉलरेंट थे दूसरे धर्मों के लिए खिलाफ। ये दूसरे धर्मों को मानते ही नहीं थे। कोई तो जज्जिया हटाता है, जैसे अकबर ने हटाया था, इन्हीं के तो थे वे। अकबर, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इन्हीं के वंशज ने जब जजिया हटा दिया था तो लगाने की क्या जरूरत थी ये बताओ। इन्होंने जजिया दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया कब? 1679 में, 1679 में। और क्या रीजन बताया था कि भाई गुरु तेग बहादुर को क्यों इन्होंने डेथ की सेंटेंस दे दी? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इस्लाम मानने से, कि हम इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए उसको असैसिनेट करवा दिया इन्होंने। इनकी टायरेनी खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जो 10th सिख गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उनकी एक फेमस लाइन मुझे इतनी बोलनी तो नहीं आती, लेकिन आपने सुनी होगी कि भाई चिड़िया नाल जो बाज लड़ावे, ताहि गोविंद सिंह नाम कहावे। तो उन्होंने खूब फाइट की थी जो मुगल्स थे, जो लेटर मुगल्स हैं। उनके वीक होने का कारण ये भी था कि औरंगजेब जो था वो बिल्कुल ही टायरेंट था, मतलब कि तानाशाह। वो मानता ही नहीं था दूसरे रिलीजन्स को। इसके बाद फिर मराठे उठेंगे, मराठों के साथ साथ फिर अपने सिख उठेंगे। मतलब बहुत से ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम बनेंगे ना, वो इनके पतन का कारण बनेंगे मुगलों के। और वहीं यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहाँ से, औरंगजेब से। तो चलो और पढ़ लेते हैं। इसके टाइम पे पुरंदर की एक ट्रीटी हुई थी किस किस के बीच में? मराठा बोल रहा था, मराठे आएंगे, शिवाजी और जयसिंह के बीच में 1665 में। एक इनके कॉन्टेम्पररी संत थे, संत उनका नाम क्या था? रामदास। बस इतना ही याद करना है आपको। इसके बाद तो हम पढ़ेंगे कि मिलिट्रीली इन्होंने क्या क्या किया था। इन्होंने जो 2 राज्य अभी तक एनेक्स नहीं हुए थे, कौन कौन से? एक तो गोलकुंडा, एक बीजापुर, दोनों को अपने अंदर मिला लिया था। कब कब ये डेट आ जाती है कई बार? बीजापुर को 1686, 1686, गोलकुंडा 1687, अगले ही साल। और जो मराठा थे वे ग्रो हो गए थे इसके टाइम पे। वे इंटॉलरेंट थे मराठे, कि भाई हम भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो शिवाजी को इन्होंने पकड़ लिया था, धोखे से पकड़ा था। लेकिन फिर शिवाजी एस्केप हो गए थे इनकी कैद से, कि भाई
शिवाजी को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था उस टाइम पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि भाई कौन सा रूलर आया, उस टाइम पे क्या बात हुई, क्या काम हुआ। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो अपना रहा है 1707 से लेके 1857 तक। कब से? 1707 से लेकर 1857 तक। अब देखेंगे जो पहला था वो था बहादुर शाह वन। इसके बाद जो आए, लास्ट, पहला और लास्ट याद कर लो आप। सबसे पहला था बहादुर शाह वन, लास्ट था बहादुर शाह ही है, लेकिन वन नहीं है, वो है सेकंड बहादुर शाह जफर भी बोल देते हैं इसको। याद करो 1857 का जो रिवोल्ट होगा उसमें ये पार्ट लेंगे और अंग्रेज इनको जेल में भेज देंगे, रंगून की जेल में, जहाँ पे इनकी डेथ होगी 1862 में, 1862 में। और ये रंगून की जेल याद रखो बर्मा में है। अच्छा, बर्मा को क्या बोलते हैं आज के टाइम में आप बताओ? मैं लिख देता हूँ, म्यांमार। अब इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट काम हुए हुए देखो, एक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को अगर बोल रहे तो उसका दूसरा नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था करनाल की बैटल 1739 में। नादिर शाह आए थे, इन्होंने इन्वेड किया और जिस सिंहासन पे ये बैठते थे ना, पिकॉक थ्रोन पे बैठने वाले, ये लास्ट रह गए थे क्योंकि इसको उठा के नादिर शाह अपने साथ ले गया था। और इसके साथ साथ कोहिनूर जो डायमंड जो क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगता है, वो भी ये छीन के ले गया था। ये गोलकुंडा की माइन से निकला हुआ हीरा था। इसके बीच में एक फरूख शियार आता है। फरूख शियार 1717 में, ये मैंने लास्ट में इसलिए इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर से कि भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1717 में इन्होंने एक फरमान इशू किया था, गोल्डन फरमान। इससे क्या हुआ था कि जो बंगाल है वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड कर सकती थी बिना टैक्स दिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो लास्ट बहादुर शाह टू थे वो रंगून की जेल में तो भेज दिए थे। उससे पहले इनको 1 लाख पेंशन मिलती थी। कितनी, क्वेश्चन भी आया हुआ है, पेंशन कितनी मिलती थी? 1 लाख पर मंथ। ये तो हो गए अपने जितने भी रूलर थे, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। बाबर से शुरू हुए, हुमायूं किया, उसके बाद हमने अकबर किया, फिर उसके बाद जहांगीर किया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ किया, शाहजहाँ के बाद हमने औरंगजेब किया, ख़त्म। इसके बाद अब हम करेंगे कि भाई इन्होंने आर्किटेक्चर क्या क्या बनाया है, इन्होंने जो काम किया है ग्राउंड पे, क्या क्या बना के गए हैं ये। तो सबसे पहले देखेंगे बाबर। बाबर की 2 ही मॉस्क हैं, कौन कौन सी? एक पानीपत, एक संबलपुर। बाबर की क्या मॉस्क है? पानीपत और संबलपुर। याद करने के लिए बाबर को लास्ट में ना तो किसी ने पानी पूछा, क्योंकि ये संभल के बिल्कुल भी नहीं चला। संभल के कौन नहीं चला? बाबर, इसलिए पानी तक नहीं पूछा किसी ने उसको। हुमायूं, हुमायूं की कौन सी है? जमत मॉस्क। और तो जमाली मॉस्क किसकी है? हुमायूं की है। अब हुमायूं के ठीक बाद मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी आ जाता है हुमायूं को हरा के। कब? चौसा कन्नौज में। चौसा कब हुआ? 1739। एक बार लिख देता हूँ, 1739। कन्नौज कब हुआ? 1740। इसका दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम। तो जो शेरशाह सूरी ने काम किया वे कौन कौन से हैं? इन्होंने जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड को NH 102 बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको। पुराना किला बनवाया। कहाँ पे बनवाया? दिल्ली में बनवाया। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पे है? बिहार में है, सासाराम, बिहार। इसके बाद अकबर ने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं। कौन कौन सी? अकबर ने एक तो आगरा फोर्ट, ध्यान रखना है। अच्छा, आगरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने, आपको याद होना चाहिए। ताजमहल शाहजहाँ ने, और आगरा फोर्ट अकबर ने। वहीं पे फतेहपुर सिकरी बसवाया। दूसरा दीवान आम, दीवान खास साथ में याद कर लो, आम लोग था ये और खास भी था। दोनों चीज़ थी। दोनों कौन था? अकबर था। एक सलीम चिश्ती टॉम बनवाया, क्योंकि सलीम चिश्ती के पास ये गया था, इसको लड़का नहीं हो रहा था, स्टोरी से याद कर लो। एक इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। इसके हौसले हमेशा ही बुलंद रहते थे कि सारे के सारे धर्म इक्वल हैं। फिर जोधाबाई पैलेस बनवाया। जोधाबाई पैलेस इसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। जो बुलंद दरवाज़ा था वो इसलिए बनवाया था कि जो गुजरात की इनकी विक्ट्री हुई थी ना, उसको डिनोट करने के लिए कि भाई ये जीत के आए हैं, उस विक्ट्री के लिए। अब जहांगीर देखेंगे कि भाई जहांगीर जो अकबर के लड़के थे, शाहजहाँ के पिताजी थे, इन्होंने क्या क्या बनवाया। इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई। कहाँ पे? लाहौर में। इनका खुद का टॉम बनवाया। इन्होंने 2 ही काम करवाए। मोती मस्जिद किसने? जहांगीर ने। और शाहजहाँ ने ताजमहल सबको पता है, रेड फोर्ट पता है। मोती मस्जिद एक इन्होंने बनवाई। इन्होंने कहाँ पे? आगरा में। और जामा मस्जिद बनवाई इन्होंने।
अच्छा, याद करने की क्या ट्रिक याद करेंगे हम? जैसे मोती मस्जिद अपनी दो होगी, वैसे तो तीन है लेकिन दो को भी याद करो। मोती मस्जिद लाहौर वाली, लाहौर वाले क्या है? गिरे हुए लोग हैं। कैसे गिरे हुए लोग? तो जहांगीर, गिरा हुआ आदमी ही बनवा सकता है। अब मोती मस्जिद आगरा, ये किसने बनाई? शाहजहां। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान में क्या आता है? आगरा। तो मोती मस्जिद आगरा इंडिया वाली किसने बनवाई? सारे जहां ने, सारा शाहजहां। बेकार सी ट्रिक है लेकिन याद कर लो, शायद याद हो ही जाए आपके, ऐसे ही रिलेट करके याद करते हैं। अब देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या बनवाया अपनी बीवी के लिए? एक मकबरा। ऐसे बनवाते थे, अपनी बीवी का मकबरा बनवा देते थे ये। बताओ, औरंगाबाद। इसका जो औरंगजेब का टॉम्ब है वो कहाँ पे है? औरंगाबाद में, ये ध्यान रखना आपको। मोती मस्जिद एक इन्होंने भी बनवाई, कहाँ पे? दिल्ली में। औरंगजेब, इसकी जेब में, जो दिल्ली वाले हैं उनकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो औरंगजेब दिल्ली। अब कुछ करेंगे मुगल लिटरेचर की। भाई लिटरेचर कौन कौन सी है इनकी? ऑटोबायोग्राफी दो की है, सिर्फ दो ही पढ़े लिखे थे पूरे मुगल्स में, एक बाबर एक जहांगीर। तो खुद की इन्होंने लिखी है। कौन कौन सी? तुजुकी बाबरी, तुर्क में तुजुकी जहांगीरी, दो ही पढ़े लिखे हैं। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इन्होंने ये सिर्फ पर्शियन में ट्रांसलेट करेगा। किसको? बाबरनामा को। किसको? बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब सिर्फ बायोग्राफी देखेंगे कि भाई ऑटोबायोग्राफी तो दो होगी, एक तो किस किस की? बाबर की, एक जहांगीर की। अब औरों के बारे में किसने लिखा? हुमायूं के बारे में लिखा है उसकी सिस्टर ने, उसकी जो बेबे थी गुलबदन बेगम, उसने क्या लिखा? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। अब बच गए अकबर। अकबर के नाम पे अकबर नामा किसने लिखा? क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था। क्योंकि जब अकबर को पढ़ाना था तो हुमायूं कहाँ घूम रहा था? दूसरे देशों में, एक्साइल में घूम रहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको मार के भगा दिया था, इसलिए पढ़ नहीं पाया था ये। 1542 में इसका बोर्न हुआ, आपको पता है। इसके बारे में लिखा अबुल फजल ने, N.A. अकबरी, N.A. अकबरी। जो अकबर का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पे एक फैजी ने, जिसका कोर्ट पोइट था, उसने लिखी थी लीलावती, जो मैंने करवाया था। और तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। किसने? रामचरितमानस, तुलसीदास ने। ये अकबर के समकालीन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब चार बुक हैं जो ट्रांसलेट की, जैसे महाभारत हमारा ग्रंथ है, ये बडोनी ने की है पर्शियन लैंग्वेज में। चारों की चारों बुक पर्शियन लैंग्वेज यूज होती थी किसमें? मुगल काल में। तो महाभारत किसने की? बडोनी ने। रामायण फिर बडोनी। तो बड़ा आदमी ही बड़ी बुक्स कर सकता है, तो महाभारत और रामायण दोनों बड़ी है, किसने की? बडोनी ने। अब गीता। गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जिससे लोग डर जाते हैं कि भाई ऐसे कर्म करो वैसे कर्म करो, तो डर दारा सीखो, डर डर के सीखो इन चीज़ों को, डरना नहीं है। गीता में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिससे डरना नहीं है, उनसे सीखो, सीखने की चीज़ है। एक दारा सिको ने क्या की है? उपनिषद, जो भी उपनिषद है पर्शियन लैंग्वेज में किसने किए हैं? दारा सिको ने। तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो है मेडिवल ख़त्म हो गई है। मेडिवल हिस्ट्री सिर्फ इतनी ही थी, मेडिवल हिस्ट्री। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो भी हो सकती हैं, सिर्फ लेकिन एक ही रूल है, एक तो स्टार्टिंग से देखनी है, ये मैराथन की फॉर्म में डाल दूंगा मैं, दूसरा पार्ट्स में भी डाल दूंगा इसको। तो मैराथन देख लो तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में कवर हो जाएगी। ये नोट्स आपके टेबल पे होने चाहिए और सिर्फ ऐसे ही हाईलाइट कर करके आपको सुनना है बार बार, जब जाके याद होगा। 3 से अगर 4 बार इनको सुन लेते हो तो जो भी नए बच्चे हैं ना, 110% उनका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा हिस्ट्री का। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी SSC एग्ज़ाम, रेलवे, DSSB, हरियाणा CET, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम है मोस्टली, जिसको भी मैं भूल गया हूँ देख लेना एक बार, DMRC, 101% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। जो मेरे 10 से 12 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, उन्हीं का एक्सपीरियंस लेके मैंने इनमें निचोड़ डाला है कि बस इतना कर जाओ और कुछ मत करो। पढ़ने को तो मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा दूँ, आपको UPSC की जितनी बुक्स वे पढ़ा दूँ, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे नहीं आपके में, वन लाइनर आएंगे। और वन लाइनर की फॉर्म में मैंने ये लिखे हुए हैं कि वन लाइनर
आएंगे तो इससे बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन। आपके में कंसेप्चुअल नहीं बनता, आपके में वन लाइनर बनेगा, और वन लाइनर के फॉर्म में ये नोट्स है। जैसे लीलावती फैजी, तुलसीदास रामचरितमानस, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट से शॉर्ट वे में कि आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करवा दूं वीडियो के थ्रू, और नोट सिर्फ आपके लिमिटेड हो भाई। 8 से 10 पेज में आपकी मेडिवल, 10 से 20 में मॉडर्न, 10 से 15 में आपकी एंशियंट, बाद में फिर इन सब की एक एक टेबल कि कैसे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। इससे ऐसे याद करवाने की कोशिश की है। अगर 5 बार आपने ये देख ली तो आप 100% ठीक करके आओगे क्वेश्चन, इसकी मेरी गारंटी है।